हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कुछ बेसिक्स थिंग्स है उसको हमने कवर किया था। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले जो बायोलॉजिकल टूल्स हैं उसको हमने सेकेंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली उन टूल्स को यूटिलाइज करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के स्टूडेंट के लिए, एमएससी के भी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे बायो बुक टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पर आपको बीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये पार्ट थर्ड है, जिसके अंदर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट एग्जाम पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? साथ में उसके साथ एक और पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है, डिस्कस द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या फिर इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ एक ही क्वेश्चन में 10 नंबर या 15 नंबर में एमएससी और बीएससी के एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि थर्ड वीडियो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर मैं कवर कर रहा हूं मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और यदि आप यहां से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नोट्स और बेस्ट नोट्स तैयार होंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज और स्टेप्स के अंदर पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम पे में जब भी आप किसी चीज को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर पर इसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि क्लियर कट में आपने लिख दिया है पॉइंट वाइज, मतलब ज्यादा कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, जितना जरूरी है उतना ही आपने लिखा हुआ है। साथ में आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मैकेनिज्म है, इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। और फर्स्ट स्टेप इसका होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि इस पूरे ओवरव्यू में या मैकेनिज्म के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, उसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी सेल के अंदर से एक जीन्स निकालना है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे ह्यूमन ग्रोथ का भी जीन्स हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का वो जीन्स हो सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो जो कैरेक्टर है वो हमें किसी दूसरे सेल के अंदर या दूसरे प्लांट या एनिमल्स के अंदर चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस जीन को आइसोलेट करना होगा। देखिए, जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जीन डीएनए के अंदर होता है। डीएनए का ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जीन, ठीक है, जो कि फंक्शनल होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए किसका हिस्सा है? क्रोमोसोम का है। हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था क्रोमोसोम के पैकेजिंग के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमें समझना होगा सेल के बारे में, कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सेल से। ठीक है, अब ये जो सेल है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। वो बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, फंगल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी बैक्टीरिया के अंदर से कोई हमें डीएनए आइसोलेट करना है या जेनेटिक मटेरियल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी सेल वॉल को रप्चर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। तो यदि आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको लाइसोजाइम एंजाइम्स की मदद लेनी होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप फंगल सेल को डिसॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो आपको काइटिनेज एंजाइम यूज करना होगा ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो रप्चर हो जाए या डिसॉल्व हो जाए। अगर प्लांट सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे? हम प्लांट सेल के जो सेल वॉल है जो कि सेलुलोज का बना हुआ है, उसके लिए हम सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, तो उसके बारे में आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब आपने सिंपली क्या किया? सेल वॉल को डिसॉल्व कर लिया।
अब आपको पता है कि सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है, और भी कई सारे सेल ऑर्गन्स है जिसके बारे में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ है डिटेल में। और साथ में कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, जैसे प्रोटीन्स, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स। तो इनको भी तो हमें आइसोलेट करना होगा। क्यों आइसोलेट करना होगा? क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, जिसके बारे में हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर पढ़ा हुआ है, ये हमेशा प्योर डीएनए को ही रिकॉग्नाइज करता है, उसके स्पेसिफिक साइट को, और कट करता है। जब तक आप इसको इम्प्योर रखेंगे तब तक ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें एक बिल्कुल प्योर फॉर्म डीएनए का आइसोलेट करना होगा। ठीक है, तो हम अब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। अब ये न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में आपको पता ही है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। अब डीएनए के से जैसे ही उसको आइसोलेट करेंगे, अब इस डीएनए के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हमें इस जीन को निकालना है। अब हमें उस डीएनए से इस जीन को, सेगमेंट को, हमें पर्टिकुलर सेगमेंट को आइसोलेट करना है, पृथक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद लेंगे। हम यूज़ करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि उसके पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करके उसको कट करेगा। अब इससे क्या होगा कि डीएनए जो है वो कई सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके कई सारे जो फ्रेगमेंट्स है टूट जाएंगे, और वो साइज के बेसिस पर उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर लेंगे। इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जिसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज के बेस पर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के जेल यूज़ किए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सिंपली आप समझ लीजिए कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट हो चुका है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक, इस जीन को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। वेक्टर के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड मोस्टली यूज होता है। तो प्लाज्मिड को भी हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि उसमें हम जोड़ सकें। ठीक है, जोड़ने के लिए आपको वहाँ पर सबसे पहले उसको भी कट करना होगा, क्योंकि वो भी सर्कुलर होता है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर वो स्टिकी एंड हुआ तो वो तुरंत डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। अगर ब्लंट एंड हुआ तो आपको वहाँ पर यूज़ करने होंगे, अडेप्टर्स यूज़ करने होंगे या लिंकर यूज़ करने होंगे। फिर उसके बाद आप आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा पूरा, जैसे ही हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर से ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद जो हमारा तैयार हुआ, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आप चाहें तो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। कॉपीज़ बनाने के बाद अब हम इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ, जिससे कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैकेनिज्म के अंदर हमें देखना क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको आइडिया मिल जाएगा। ये है ह्यूमन सेल। ठीक है, क्या है ये? ह्यूमन सेल। इस ह्यूमन सेल के अंदर एक ऐसा जीन प्रेजेंट है इसके डीएनए में, जो कि एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि ह्यूमन ग्रोथ करता है। यानी मनुष्य के ग्रोथ के लिए, ह्यूमन ग्रोथ के लिए एक जीन, एक हार्मोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वो हार्मोन्स किसकी वजह से रिलीज होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा जीन है। ठीक है, अब हमें उस जीन को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, तो हम इसी तरह से प्रोसीजर से गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सेल के अंदर सेल वाल तो होता नहीं है एनिमल सेल के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर ये जीन हमें सेपरेट करने के बाद अब हम इसको एक किसी वेक्टर से इंटीग्रेट कर देंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमने क्या किया, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस से जो डीएनए था, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमने आइसोलेट कर लिया। दूसरी तरफ हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है, उसको हमने निकाल लिया। उसको निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों स्टिकी एंड्स पे प्रेजेंट है। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस प्लाज्मिड के अंदर, जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो प्लाज्मिड था, इसके अंदर अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर के द्वारा किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे। ठीक, यानी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकता है। सिंपली ये बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा, बहुत सारी संख्या में वृद्धि करेगा, तो जीन जो होगा वो भी हमारा मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से हम अपना जो प्रोडक्ट होता है वो हम गेन करते हैं। करेक्ट? सो गाइज, इसी प्रोसेस को हमें डिटेल में समझना है। ठीक है, पर एक स्टेप बाय स्टेप इसी प्रोसेस को हम समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी हमें जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है। तो लिखेंगे इसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे।
फर्स्ट स्टेप के अंदर, द फर्स्ट स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू आइसोलेट द डिजायर्ड जीन इन इट्स प्योर फॉर्म। हमें जो डिजायर्ड जीन है बिल्कुल प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है, ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, इन सभी से हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में उसे आइसोलेट करना है। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सिंस डीएनए एग्जिस्ट विद इन द सेल, डीएनए कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम यहाँ पर सेल के अंदर और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स। इट मस्ट बी सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड विच इन्वॉल्व एंजाइम्स, यानी इसे सेपरेट करने के लिए, जैसे प्रोटीन्स एंजाइम है, प्रोटीन्स को अगर हमें हटाना है डीएनए के मॉलिक्यूल से तो हम प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करते हैं। यानी अलग अलग टाइप के हम एंजाइम्स को यूज़ करके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको बिल्कुल हटा देते हैं और हमारा जो प्योर डीएनए है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर रिमूव विथ अदर एंजाइम्स और ट्रीटमेंट्स। अल्टीमेटली द एडिशन ऑफ इथेनॉल, हम उसमें इथेनॉल का एडिशन करते हैं, कोज द डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज ए फाइन थ्रीड्स, दिस इज देन स्पूल्ड टू गिव ए प्योरीफाइड डीएनए। स्पूल्ड होकर ये प्योरीफाइड डीएनए हमें दे देता है, ठीक है, इथेनॉल का जब हम उसमें मिक्सचर डालते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं, 3 पॉइंट्स है ये फर्स्ट स्टेप के अंदर। सो फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 2 स्टेप नोट डाउन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट एज ए मोलिकुलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मोलिकुलर सीजर की तरह वर्क करता है, मोलिकुलर कैंची की तरह वर्क करता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करता है, दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। एक स्पेसिफिक साइट होती है वो, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन बेसिकली है क्या? क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर रहा है, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। नंबर 2 पॉइंट, हैशटैग पॉइंट नोट डाउन करेंगे, दे इन्वॉल्व द इंक्यूबेशन ऑफ द प्योरीफाइड डीएनए विद द सेलेक्टेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट कंडीशन ऑप्टिमल फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। द टेक्निक एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स द प्रोग्रेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बेसिकली एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं। एग्रोस जेल जो होता है वो डीएनए के लार्ज सेगमेंट को सेपरेट करता है। इसके अलावा हम एक और जेल यूज़ करते हैं जो कि होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। बेसिकली इन दोनों जेल को लार्ज पैमाने में यूज़ किया जाता है। देखिए, पॉलीएक्रिलामाइड जेल तब यूज़ किया जाता है जब हमें डीएनए की स्मॉल सेगमेंट को सेपरेट करना हो, या फिर कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है डीएनए के जो सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पर हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको यूज़ करते हैं आरएनए और प्रोटीन्स के सेपरेशन में भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमने यूज़ किया है एग्रोस जेल, ठीक है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रनिंग आउट द डीएनए ऑन एन एग्रोस जेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ करंट। इसमें जैसे ही हम करंट वहाँ पर फ्लो करते हैं, बेसिकली होता क्या है, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सो द डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए ट्रेवल टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने अपोजिट यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करता है और फिर इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। साइज के बेसिस पर इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस अलाउ सेपरेटिंग एंड कटिंग आउट ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट हुए थे, वो सब के सब साइज के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब हम डिस्कस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, द वेक्टर डीएनए इज ऑल्सो प्रोसीड यूजिंग द सेम प्रोसीजर। जो वेक्टर डीएनए होता है वो भी इसी तरह के सेम प्रोसीजर से यूज़ होकर के सेम इसी प्रोसीजर से उसको भी हम पास करते हैं। नंबर 3 जो स्टेप है वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ यूजिंग पीसीआर। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कि फ्रेगमेंट के रूप में है उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें पता चल गया ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या हमें सिर्फ एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट से अपना काम चलाना है? नहीं, हमें लार्ज पैमाने में प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी कई सारी कॉपी बनाएंगे। तो इस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी किस तरह से बन सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, यानी क्लोन बनाना। एक यानी सेम टाइप के जीन बनाना, कई सारी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, उसी को कहा जाता है क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग 2 टाइप से हो सकती है, एक बाहर हो सकती है सेल के बाहर और एक सेल के अंदर।
तो यहाँ पर अगर आप पीसीआर से ले रहे हैं यानी कि आउटसाइड द सेल, अगर आप पीसीआर यूज़ कर रहे हैं जो कि होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी मदद से भी आप आसानी से किसी एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। नोट डाउन करेंगे इसके बारे में जो पॉइंट है, PCR is a method of making multiple copies of DNA sequence using the enzyme DNA polymerase। इसमें जो एंजाइम यूज़ किया जाता है बेसिकली वो है DNA polymerase। इसके अलावा और भी कई सारे टूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। DNA polymerase in vitro, it helps to amplify a single copy of a few copies of DNA into 1000 to millions of copies, यानी बहुत सारी कॉपीज़ हम बना सकते हैं, ठीक है। PCR टेक्निक के थ्रू हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल की कई सारी कॉपी बना सकते हैं। नंबर 4 आता है लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये फोर्थ स्टेप होता है। लाइगेशन में बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट्स अब बना लिए हैं, अब हमें क्या करना होता है, इसे वेक्टर से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। कट करने का काम किसका था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, उसने कट कर दिया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेसिकली वेक्टर को भी कट कर देगा और हमारा जो सेगमेंट था उसको भी हमने ऑलरेडी कट किया हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अब हमें जोड़ना भी तो है, तो जोड़ने के लिए जो हमें एंजाइम यूज़ करना होता है वो है लाइगेज। अब ये जो लाइगेज एंजाइम है, जैसे ही इसको जोड़ते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है लाइगेशन। सो लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो पॉइंट है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। द प्योरीफाइड डीएनए एंड द वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट आर कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने वेक्टर लिया है, वेक्टर में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वेक्टर कई टाइप्स के हो सकते हैं। वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, कॉस्मिड्स भी हो सकता है, फेजमिड्स भी हो सकता है। तो हमने सपोज यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, तो उसे हमने सेपरेट कर लिया है। दूसरी तरफ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने सेपरेट कर लिया है और दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया है। अगर मैंने कहा स्टिकी एंड से कट हुआ है तब तो वो आसानी से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अगर ब्लंट एंड से कटा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, तब यहाँ पर हमें अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा, लिंकर्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम उसको जोड़ सकेंगे, ठीक है। फिर हम लाइगेज एंजाइम की मदद से उसको आपस में बाइंड करते हैं। दिस गिव अस द कट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड द कट वेक्टर। दिस इज़ नाउ ओपन। अब ये दोनों ओपन हो चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसीज, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और वेक्टर है, इन दोनों को का जो जॉइनिंग का जो प्रोसेस है, ये किस एंजाइम की मदद से डन होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से, और इसे कहा जाता है प्रोसेस को लाइगेशन। द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज हाइब्रिड। अब हमें हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मिल चुका है, ठीक है। हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि हमने यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर, इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है, या फिर आप इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो अब हमारा तैयार हो चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जिसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। सो गाइज, अब आप नोट डाउन करेंगे नंबर 5 स्टेप, जो कि है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। यानी सिंपली जो हमने फोर्थ स्टेप तक के जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया है, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो वो हम किसके अंदर करेंगे, नंबर 5 स्टेप के अंदर, जो कि है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। जनरली हम जो होस्ट यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हम बैक्टीरियल सेल को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, इन दिस स्टेप द रिकॉम्बिनेंट इज इंट्रोड्यूस इनटू रिसिपिएंट सेल, यानी जो एक्सेप्ट करेगी, जो सेल एक्सेप्ट करेगी, जनरली वो होती है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो कि हमने बनाया हुआ है, अगर उसे हम निकाल करके किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे नंबर 5th स्टेप में से, बैक्टीरियल सेल डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए इजीली। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती हैं, ये आसानी से फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, जो कि बैक्टीरिया की सेल को भ्रष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी के डर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोई फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि फॉरेन डीएनए आया बैक्टीरियोफेज का और वो रेप्लिकेशन करके पूरे मेरे सेल को हाईजैक कर लेगा। तो इसलिए बैक्टीरिया सेल जो होती हैं वो फॉरेन डीएनए को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमें क्या करना
करना पड़ेगा, हमें उन्हें ट्रीट करना पड़ता है, हमें कुछ मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। और ये मेथड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, जीन ट्रांसफ़र के कई सारे मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, या लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, या सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, यानी कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, या डीएनए ट्रांसफ़र वाया पोलन, या फिर कुछ केमिकल मेथड्स भी हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। नंबर सेकंड केमिकल मेथड के अंदर आता है कैल्शियम क्लोराइड मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। यानी कई तरीके से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बैक्टीरियल सेल या किसी भी सेल्स के अंदर जो कि होस्ट सेल है। ठीक है, जो कि अब होस्ट सेल कैसा होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि होस्ट सेल जो है पूरी तरह से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसमें आसानी से सुविधापूर्वक रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यों उसमें अंदर डाल रहे, क्योंकि ई कोलाई हमने क्यों चुना है बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और कई सारी कॉपीज़ बना लेता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेता है 6 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए इजीली, देयरफॉर दे आर ट्रीटेड टू मेक देम कॉम्पिटेंट। हम उसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं, यानी कि ताकि वो नए डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। द प्रोसेस यूज्ड बाय द थर्मल शॉक, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन एट्सेट्रा। ये जाता है लास्ट स्टेप है, नंबर 6 स्टेप जो होता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये इसके मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप है, जो कि है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ क्लोन्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बेसिक टर्म समझना होगा। ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल होते क्या हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, पूरा फोकस होकर के। ये हमारे पास 2 बैक्टीरियल सेल हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया है, सिंपल। ये जो है ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर जो प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीन इंट्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, यानी कि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी जीन नहीं है। दूसरी तरफ ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसके प्लाज्मिड के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया है, यानी जो जीन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो फॉरेन डीएनए को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, तो जितनी बैक्टीरिया एक्सेप्ट कर लेती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल, यानी कि उसने जीन को एक्सेप्ट कर लिया। हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है बैक्टीरिया को, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, यानी कि वो हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या नहीं करते, तो उसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाएगा, और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियल सेल कहलाएगी ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्यों? क्योंकि इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। राइट, तो यहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये जो जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये एक तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह वर्क कर रहा है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि कौन सा ट्रांसफॉर्म सेल होता है, कौन सा नॉन ट्रांसफर, जिसमें जो कि हमारे फॉरेन डीएनए को या हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। जो नहीं करे उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने बता दिया, प्रैक्टिकली हम कैसे पता चलेगा कि किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के शकल पे तो लिखा नहीं है कि उसने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों बैक्टीरियल सेल में से किसने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ तो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है कि रेड कलर में शो कर दिया कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको एंटीबायोटिक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक करते क्या है, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो इन दोनों को अगर आप एंटीबायोटिक के अंदर डालेंगे तो कौन मरेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो ज़रा। ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि इसे एंटीबायोटिक से बचा लेगा। ठीक है, उसके इफेक्ट नहीं होने देगा इसकी सेल पर। ये वाला मर जाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक जीन प्रेजेंट नहीं है। तो प्रैक्टिकली इस तरह से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 6 का नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में इसकी थ्योरी नोट डाउन करेंगे। द बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर सेलेक्टेड। हम क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट हो चुका है या इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन से। और ये जो इसके 2-3 मेथड हैं, जिसमें एक आता है इम्यूनोकेमिकल मेथड, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जिसके ज़रिए हम
किसी भी कॉलोनी के अंदर से जो भी हमारा बैक्टीरिया होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी जिसके अंदर से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म सेल। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। द ट्रांसफॉर्म सेल आर प्लेटेड ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। अब हम क्या करेंगे? जितने भी सेल ने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि ट्रांसफॉर्म सेल है, उन्हें हम क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे ताकि वो ग्रो हो। उन्हें हम सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ में हम एम्फिसिलिन भी उसके साथ रख देते हैं। इससे क्या होगा? इससे जब हम न्यूट्रिएंट डालने से काफ़ी सारे बैक्टीरिया की एक कॉलोनी बन जाती है। द एंटीबायोटिक मार्कर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड प्रोवाइडेड ए रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, राइट। एंड एंटीबायोटिक ये जो मार्कर्स होता है बेसिकली करता क्या है? ये जो है प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ए सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो ए प्रोड्यूस ए कॉलोनी। अब इसमें क्या होता है? जितने भी ऐसे ट्रांसफॉर्म सेल है वो एक अपनी नई कॉलोनी जनरेट कर लेती हैं, ग्रो कर लेती हैं, ठीक है। ईच कॉलोनी इज क्लोन ऑफ सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल्स। तो सिंपली हमने लास्ट में अभी तक क्या देखा कि हमने फाइनली जब हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो जो धीरे धीरे वो कॉलोनी बना लेगा। जितनी भी ट्रांसफॉर्म सेल है वो कई सारी कॉलोनी बना लेती हैं और मतलब 1000 ऑफ जैसे जैसे वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाती रहेंगी, उस रिप्रोडक्शन करती रहेंगी। इससे क्या होगा? इससे हमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कॉपी होता रहेगा साथ में, ठीक है। इससे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब जो भी हम जिस वजह से, जिस कैरेक्टर की वजह से हमने उस जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, वो सारा कैरेक्टर हमें मिल जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें वो मिल जाता है, उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो यही होता है मेन फंक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।